सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा इसके अंतर्गत एसी परिपथों के बारे में पढ़ेंगे। एसी परिपथों के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ये जो एसी परिपथ हैं, हमें यहाँ पर कुल 7 प्रकार के एसी परिपथों के बारे में अध्ययन करना होता है। 7 प्रकार के। अब 7 प्रकार के कौन से परिपथ हैं एसी, कौन से 7 प्रकार के एसी परिपथ है ना। तो ये एसी परिपथ 7 प्रकार किस प्रकार के हैं। सबसे पहले होगा हमारे पास परिपथ या यूं कह दें विशुद्ध आर परिपथ। विशुद्ध आर परिपथ, विशुद्ध आर परिपथ मतलब ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल कोमीय प्रतिरोध उपस्थित है, अन्य कोई घटक नहीं है। कौन कौन घटक थे आप याद करो, कल बताए थे एल, सी और आर। 3 प्रकार के हमारे पास घटक आते हैं। एल मतलब प्रेरकत्व, सी मतलब संधारित्र यानी कि धारिता, और आर मतलब ओमीय प्रतिरोध यानी कोई प्रकार के चालक। तो पहला होगा विशुद्ध आर परिपथ। दूसरा हमारे पास आ जाएगा विशुद्ध सी परिपथ। क्रम से कोई मतलब नहीं है, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाएगा विशुद्ध एल परिपथ। चौथा हमारे पास आ जाएगा श्रेणी सी आर परिपथ या आर सी परिपथ, कुछ भी कह दें। फिर आ जाएगा 5वां श्रेणी सी एल या एल सी परिपथ। पहले ले लेते हैं आर एल परिपथ या एल आर परिपथ। अगला आएगा श्रेणी एल सी परिपथ, और 7वां आ जाएगा हमारा श्रेणी एल सी आर परिपथ। इस प्रकार ये हमें 7 प्रकार के परिपथ यहाँ पढ़ने में आते हैं। एसी परिपथ है ना, कौन कौन से। अब मैं 7 के बारे में आपको थोड़ा भी दे दूं। विशुद्ध आर परिपथ मतलब ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध उपस्थित हो, अन्य कोई घटक एल और सी उपस्थित नहीं है, वो कहलाएगा विशुद्ध आर परिपथ। विशुद्ध सी परिपथ वह परिपथ जिसमें केवल संधारित्र, सिर्फ संधारित्र या धारिता अकेले उपस्थित हो, उसको बोलते हैं अपन विशुद्ध सी परिपथ, जिसमें सिर्फ संधारित्र जुड़ा होगा। विशुद्ध एल परिपथ मतलब ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरक कुंडली जुड़ी हो और कोई नहीं जुड़ा हो। जब हम पढ़ेंगे तो बनाएंगे ही सबको। श्रेणी सी आर परिपथ ऐसा एसी परिपथ जिसमें धारिता यानी कि संधारित्र जुड़ा हो और ओमीय प्रतिरोध यानी कोई चालक जुड़ा हो, तो वो कहलाएगा श्रेणी सी आर परिपथ। ठीक है। श्रेणी आर एल परिपथ मतलब ऐसा परिपथ जिसमें ओमीय प्रतिरोध आर हो और प्रेरक कुंडली एल हो, तो उसको हम कहेंगे श्रेणी आर एल परिपथ। श्रेणी एल सी परिपथ जिसमें प्रेरक कुंडली एल हो और संधारित्र सी हो, तो उसको कहेंगे श्रेणी एल सी परिपथ। और श्रेणी एल सी आर परिपथ जिसमें एल, सी और आर तीनों हो। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है, कल मैंने आप लोगों को प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा के बारे में पढ़ाया था। तो ये विशुद्ध एल और विशुद्ध सी परिपथ जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा आपको वास्तविकता बता दूं। वास्तव में विशुद्ध सी परिपथ या विशुद्ध एल परिपथ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बना ही नहीं सकते हैं, व्यवहार में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप सी परिपथ बनाएंगे तो कनेक्ट करने के लिए वायर तो जोड़ेंगे, तार तो जोड़ेंगे, तार एक चालक हो जाएगा, चालक हो जाएगा तो वो आर परिपथ बनाएगा, अपने आप में आर परिपथ होगा। तो वास्तव में हम जो सी परिपथ बनाते हैं वो वास्तव में सी आर ही होता है, और जब हम एल परिपथ तैयार करते हैं तो वो एल आर ही होता है। तो विशुद्ध सी और विशुद्ध आर ये व्यवहार में तो प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन हाँ हम अध्ययन करते हैं, उनको मान लेते हैं आदर्श रूप में कि ये हमारा सी परिपथ, ये हमारा एल परिपथ है। बाकी विशुद्ध सी और विशुद्ध एल और विशुद्ध एल सी ये 3 परिपथ बनाना व्यवहार में तो संभव नहीं है, क्योंकि विशुद्ध सी में मतलब
सिर्फ संधारित्र होना चाहिए, विशुद्ध एल मतलब सिर्फ प्रेरक कुंडली होना चाहिए, विशुद्ध एलसी मतलब संधारित्र और धारिता संधारित्र और प्रेरक कुंडली होना चाहिए। लेकिन इनको जैसे कनेक्ट करेंगे तो हम वायर से जोड़ेंगे, वो वायर आर में आ जाएगा, यानी वो चालक कहलाएगा। तो विशुद्ध, अगर आपसे कोई पूछे कि विशुद्ध सी, विशुद्ध एल या एलसी परिपथ बनाना व्यवहार में संभव है क्या, तो अपन कहेंगे नहीं है। एक्चुअली इनको अपन अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आर परिपथ, सी आर परिपथ, एल आर परिपथ और एल सी आर, ये हमेशा बनेंगे, ठीक। अब हमें करना क्या है, जो विशुद्ध सी परिपथ है या विशुद्ध एल परिपथ है, जैसे विशुद्ध आर परिपथ है तो इसका ओमेपथ उदारी हुआ, लेकिन विशुद्ध सी परिपथ तो आप याद करो, कल आपको बताया था कि जिसमें केवल सी या केवल एल हो तो उसके परिपथ के प्रतिरोध को हम क्या बोलते थे, याद करो प्रतिघात कहते थे। तो इस परिपथ के प्रतिरोध को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रतिघात XC, और इसके परिपथ के प्रतिरोध को क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, XL, ठीक है ना, इसके प्रतिरोध को, क्योंकि इनके प्रतिरोध यदि किसी परिपथ में एल या सी आर में से कोई एक हो या एल एस सी में से कोई एक हो तो उनको अपन प्रतिघात कहते थे, उसके प्रतिरोध को। और इनके प्रतिरोध जैसे सी आर है, आर एल है, एल सी आर है, इनके प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहेंगे। तो ध्यान देना, इसमें हमारे लिए एक्स सी का मान निकलेगा, यानी कि हम यहाँ भारतीय प्रतिघात का मान निकाल देंगे, सूत्र निकालेंगे। इस परिपथ में हमें रेडक प्रतिघात यानी एक्सएल का सूत्र मिलेगा। इन चार में हमें प्रतिबाधा का सूत्र मिलेगा, जेड का, जेड सी आर, जेड आर एल, जेड एल सी, जेड एल सी आर, ठीक है ना। अब इन परिपथों का अध्ययन कैसे करना है, हमें क्या निकालना है, हमें वास्तव में निकालना है कि ये जो 7 परिपथ में जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और जो इसमें करंट प्रवाहित होगा, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, तो हमें आई और भी के बीच में कलांतर पता करना है। कलांतर कल आपको बताया था, तो कलांतर कितना होगा उनके बीच में, इस परिपथ की प्रतिघात या प्रतिबाधा जो भी है वो कितनी होगी, ठीक है ना। धारा का शिखर मान कितना होगा, वोल्टेज का शिखर मान कितना होगा, उनके बीच में हमें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और साथ में हमें यहाँ पर फेजर आरेख बनाना होगा, फेजर। तो मैं थोड़ा सा आपको फेजर्स के बारे में बता दूं, फेजर आरेख क्या होता है। क्या आप इस 7 प्रकार के परिपथ समझ गए, हाँ समझ गए, ठीक है ना। तो उसमें से कोई भी एक परिपथ का वर्णन आपको परीक्षा में आएगा, कोई भी एक परिपथ का वर्णन। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ फेजर्स के बारे में। फेजर, ये उसी को अपन फेजर कहते हैं या उसी को अपन कहते हैं कला समंजक, कला समंजक इसी को बोलते हैं फेजर। अब एक नया शब्द है आपके लिए कि ये फेजर्स क्या है, फेजर्स क्या है, या फेजर आरेख बोलते हो, इसमें अपन तो बहुवचन में फेजर्स हो जाएगा। तो कला समंजक या फेजर्स यानी कि फेजर आरेख, ये क्या होता है, बड़ी नई चीज है अपने लिए, याद रखना। हिंदी में बोलते हैं इसको कला समंजक, इंग्लिश में बोलते हैं हमारे इसको फेजर्स, ठीक है ना। हम जानते हैं आई और भी अदिश राशियां हैं, हाँ है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विभवांतर या वोल्टेज कौन सी राशि है, अदिश राशि है। यदि हम इसको सदिश के फॉर्म में यूज करें, इसको सदिश के फॉर्म में यूज करें, सदिश के फॉर्म में यूज करें हम, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों को हम घूर्णी सदिशों के रूप में सिलेक्ट कर लें कि एक घूर्णी सदिश है आई और एक घूर्णी सदिश है भी, तो व्यक्त करें इनको काय के रूप में व्यक्त करें। एक ही बात पकड़ना है ना, हम क्या बता रहे हैं, कला समंजक या फेजर्स के बारे में। हम जानते हैं आई और भी अदिश राशियां हैं, लेकिन मैं आई को एक सदिश राशि, एक घूर्णी सदिश मान लूं और भी को भी मैं एक घूर्णी सदिश मान लूं। इस प्रकार मैंने यहाँ पर इसको कहेंगे हम आई वेक्टर को कहते हैं धारा फेजर और भी वेक्टर को कहते हैं वोल्टेज फेजर। इसको क्या बोलते हैं, आई वेक्टर को धारा फेजर, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे वोल्टता फेजर। ध्यान रखना, धारा फेजर और ये कौन सा है वोल्टता फेजर, ठीक है ना। अब ये फेजर एक सदिश राशि के समान होता है, ये जो फेजर है एक सदिश राशि, इसको हम बोलेंगे धारा फेजर, इसको बोलेंगे वोल्टता फेजर। ये दोनों एक सदिश राशि के समकक्ष हमारे लिए होंगे, हम इनको एक सदिश राशि के समकक्ष मानेंगे, ठीक है ना। अब प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टता को कलांतर सहित घूर्णी सदिश के बीच एक आरेख का निरूपण करें हम, किस किस के लिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि धारा फेजर है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता
यानी कि वोल्टेज फेजर है जो, इसको उसी आवृत्ति की वोल्टता को कलांतर सहित घूर्णी सदिश आई वेक्टर बी वेक्टर के बीच एक आरेख द्वारा निरूपण। जैसे अभी हम इसका एक आरेख खींचे, जैसे मान लीजिए आई का हमारे पास सूत्र होता है वास्तव में आई 0 sin ओमेगा टी होता है, और बी का सूत्र मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बी 0 sin ओमेगा टी, इसका सूत्र है आई 0 sin ओमेगा टी, इसका सूत्र है बी नॉट sin ओमेगा टी, है ना। तो ये इसके मान के सूत्र है। अब मैंने क्या किया, यहाँ ध्यान देना क्या किया मैंने, इनके बीच में अगर मैं पहले इनका जो है मान के लिए आरेख खींचूं तो इस टाइप से, कल आपको मैंने बताया था, तो ये मान लीजिए ये मान लीजिए थोड़ी देर को ये आई का है और ये मान लीजिए थोड़ी देर को बी का है, ठीक है ना, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया हमने। ये इनके विभिन्न मानों के बीच में हमने क्या दिए, इसके ग्राफ खींच दिया, ग्राफ। अब मैं यहाँ पर साइड में एक और यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना, एक और मैं साइड में यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ, ध्यान देना जरा, है ना। अब मैंने क्या किया कि ये जो बोलता है इसका, इसके समकक्ष मैंने एक, यहाँ ध्यान देना, इसके समकक्ष मैंने एक आरेख खींचा, ध्यान देना, इसका जो शिखर मान है इसके लिए ये एक सदिश बन गया और इसके शिखर मान के लिए ये एक सदिश बन गया, ठीक है ना। तो ये भी था तो मैं इसको बोल लेता हूँ भी वेक्टर है, और ये आई था तो इसको मैं मान लेता हूँ आई वेक्टर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आई को एक घूर्णी सदिश आई वेक्टर के फॉर्म में और भी को एक घूर्णी सदिश भी वेक्टर के फॉर्म में प्रदर्शित कर दिया। ये जो वैल्यू है ये भी को शो कर रही है और ये जो वैल्यू है आई को शो कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने, अब चूंकि ये दोनों समान कला में थे और यहाँ से यहाँ तक का भी इसका एंगल है ये ओमेगा टी है, एंगल क्या है, ओमेगा टी है, ये वाला एंगल मैंने ओमेगा टी, मतलब इस एंगल पर, इस एंगल के साथ ये हमारे पास ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने आरेख बनाया है, इसमें मैंने आई को आई वेक्टर घूर्णी सदिश के रूप में और भी को मैंने भी वेक्टर घूर्णी सदिश के रूप में प्रदर्शित किया है, और ओमेगा टी ये इनका जो है कला है। तो ये जो चित्र में आपको दिख रहा है वेक्टर भी वेक्टर, इसी को बोलते हैं कला समंजक या फेजर। ये फेजर आरेख कहलाता है, फेजर आरेख, इसी को बोलते हैं फेजर आरेख। ये फेजर आरेख से फायदा क्या हो, फेजर आरेख से फायदा क्या होता है। पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे फेजर आरेख कहलाता है क्या, तो परांतर क्या देंगे, प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता को कलांतर सहित घूर्णी सदिशों आई वेक्टर और भी वेक्टर के बीच एक आरेख का निरूपण फेजर आरेख कहलाता है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता का कलांतर सहित घूर्णी सदिश आई वेक्टर भी वेक्टर के बीच एक आरेख का निरूपण, आरेख का निरूपण वो क्या कहलाता है, हमारा फेजर कहलाता है ना, फेजर आरेख कहलाता है। अब फेजर आरेख से हमें फायदा क्या होता है, पहली बात ध्यान रखना, ये जानकारी फेजर आरेख के बारे में, फेजर्स को वामावर्त दिशा में अंकित तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वामावर्त दिशा में ना, ऐसे इस तरफ आपको लेना है, इस तरफ याद रखना, इसको नीचे नहीं लेते, दक्षिणावर्त दिशा में नहीं, कहाँ लेते हैं, वामावर्त दिशा में, ऐसे, यहाँ से भी शुरू करते ऐसे ही जाना है, ऐसे, ठीक है। तो क्या है, इसको वामावर्त दिशा में अंकित तीर द्वारा ये एरो है प्रदर्शित करते हैं, किसको, फेजर्स को। ये हम पता चले ये हमारा धारा फेजर है और ये हमारा वोल्टा फेजर है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि फेजर का जो परिमाण है धारा या वोल्टा के शिखर मान या आयाम को प्रदर्शित करता है, फेजर का परिमाण। जैसे कि आप ये इस फेजर जो वोल्टा फेजर है ना, ये वोल्टा फेजर का जो परिमाण है ये इसके शिखर मान को प्रदर्शित कर रहा है। हाँ ये कर रहा है, देखो यहाँ से ये है ना इसका शिखर मान, अब ध्यान से देखो इसका शिखर मान यही है, तो मैंने यहाँ से इसको मिलाया था यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर बना ना भी वेक्टर, ये किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है, इसका जो परिमाण है वो बता रहा है इसके आयाम या शिखर मान को। इसी प्रकार आई का देखो, मैंने आई का ये मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा था, तो आई का जो ये परिमाण है, ये जगह पूरे परिमाण, ये क्या बता रहा है, आई के शिखर मान को बता रहा है, ठीक है ना। तो फेजर के जो परिमाण होते हैं वो के आयाम को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अगला है किसी क्षण y अक्ष पर इनका विक्षेप उनके तात्क्षणिक मान को दर्शाता है, तात्क्षणिक मान। तो जैसे विक्षेप पर क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ से यहाँ पर मैंने एक लंब गिराया, तो इसको कहते हैं विक्षेप। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर भी नॉट लिखा होगा, मैंने यहाँ से इस पर डाला, यहाँ पर क्या लिखा होगा, आई नॉट लिखा होगा,
एनर्ज कर रहा हूँ। इसी प्रकार मान लो मुझे यहाँ देखना है कि यहाँ पर मान कितना है वोल्टेज का मान, तो मैंने यहाँ से यहाँ पर लंब डाल दूंगा, तो यहाँ पर जितना लिखा होगा, क्योंकि इस पर V या I के मानों को इस अक्ष पर लेते हैं, V I के माने, है ना, टाइम के साथ परिवर्तन को शो करेंगे, तो यहाँ पर V या I के माने से अक्ष पर लेंगे। तो मैंने यहाँ से यहाँ पर लंब गिराया, तो ये कहलाता है इसका विक्षेप। तो y अक्ष पर V का यानी वोल्टता फेजर्स का विक्षेप या धारा फेजर का जो विक्षेप होता है वो उनके ताक्षणिक मान को बताता है। मतलब इस समय किसी क्षण t पर यहाँ पर मान कितना है, तो यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पर जितना लिखा होगा, मान लो 120 वोल्ट लिखा है, 122 वोल्ट लिखा है, 125 वोल्ट लिखा है, 200 वोल्ट लिखा है, कितना लिखा है, तो इस क्षण इसका मान यहाँ पर है। इस क्षण मान कितना है, तो यहाँ पर देख लो, इस क्षण मान कितना है, यहाँ पर देख लो। तो क्या पता चला हमें कि किसी क्षण y अक्ष पर इनका जो विक्षेप होता है, y अक्ष पर इनका जो विक्षेप होता है, विक्षेप इसको बोलते हैं बच्चों, है ना। यहाँ से मैंने इस पर लंब गिराया, तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी को विक्षेप बोलते हैं, ये विक्षेप कहलाता है। तो ये जो है y अक्ष पर इसका ये है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका विक्षेप है। मैंने यहाँ से इस पर लंब गिराया, तो इसको मैं थोड़ी देर को ओ दे देता हूँ, तो ओ से लेकर के बी नॉट तक तो ये लंबाई दिख रही है ना, ये कहलाएगा इस वेक्टर का y अक्ष पर विक्षेप। इसी प्रकार ये कहलाएगा इस वेक्टर का y अक्ष पर विक्षेप, ये वाली लंबाई, ठीक। तो जब विक्षेप होता है वो ताक्षणिक मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात है, फेजर्स के बीच का जो कोण होता है उनके कलांतर के बराबर होता है फेजर्स के बीच का कोण। जैसे अभी बी और आई की चूंकि इनकी इक्वेशन समान थी, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर को मान लेते हैं, मान लो इसका इक्वेशन जो है इस टाइप से है, मान लो यहाँ पर प्लस 5 ले लेते हैं, ये ऐसा है, मान लो ऐसा। तो अब क्या होगा, इनका जो फेजर होगा, अभी फेजर ऐसा नहीं होगा, फेजर ऐसा नहीं होगा, अभी फेजर ऐसा इस टाइप का होगा, जैसे ऐसा होगा। तो ये बन गया हमारा V, ये बन गया हमारा I। अब ये V तक का यहाँ तक का एंगल हो गया ओमेगा टी, और यहाँ इनके बीच का एंगल हो गया हमारा फाई। अब देखो ध्यान देना, आप देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, तो देखो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल ओमेगा है और ये वाला एंगल फाई है, तो हो गया पूरा ओमेगा टी प्लस फाई। अगर मैं पूछूं यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना है, पूरा में पूरा ही, तो ये होगा ओमेगा टी प्लस फाई होगा। बात समझ में आ रही हो। तो ये हमारा आई वाले का फेजर हो गया। और इसका अभी क्या था, दोनों एक ही पर क्यों खींचे थे, अभी दोनों को एक पर इसलिए खींचा था क्योंकि दोनों समान कला में थी, ओमेगा टी था, लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव बनाया था ऊपर वाला, तो ये वाला जो पूरा एंगल है ये, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, ये वाला ओमेगा टी हो जाएगा। इस प्रकार आई वेक्टर वी वेक्टर के बीच का जो कोण होता है, ये कोण ये कलांतर के बराबर होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब फेजर्स के बीच का जो कोण होता है, फेजर आई वेक्टर अभी वेक्टर के बीच का जो कोण होता है, ध्यान रखना, वो क्या के बराबर होता है, इनके कलांतर के बराबर होता है। तो ये फेजर्स से हमारे लिए जानकारी मिलती है। तो मैं फिर से बता दूं फेजर्स के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पहली बात क्या है, फेजर्स बामावर्त दिशा में अंकित तीर द्वारा प्रदर्शित होते हैं, बामावर्त दिशा में अंकित तीर द्वारा। दूसरा, फेजर का परिमाण या वोल्टता के, फेजर का जो परिमाण होता है, फेजर का जो परिमाण वह धारा या वोल्टता के शिखर मान के बराबर होता है, ठीक है ना, या उसके आयाम को प्रदर्शित करता है। किसी क्षण y अक्ष पर इनका जो विक्षेप होता है, किसी भी क्षण y अक्ष पर इनका जो विक्षेप होता है, वो उस क्षण उनके मान को उसके मान को प्रदर्शित करता है। और फेजर के बीच का कोण उनके बीच के कलांतर के बराबर होता है, ठीक है ना। और फेजर्स में होता क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता को कलांतर सहित घूर्णी सदिश आई वेक्टर बी वेक्टर के बीच के साथ प्रदर्शित करना फेजर आगे कहलाता है। अब याद रखना, आई अदिश राशि, बी अदिश राशि है, लेकिन जब फेजर्स के फॉर्म में बनते हैं तो वो वेक्टर का फॉर्म ले लेते हैं। तो आई को एक्चुअली आई वेक्टर मान लेते हैं, बी को एक्चुअली हम वेक्टर मान लेते हैं, घूर्णी सदिश कहलाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, सातों परिपथों का साथ में फेजर आरेख बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कला समंजक। क्या बोलते हैं इसी को अपन, कला समंजक बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन एक एक परिपथों के बारे में यहाँ से अब पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं एसी परिपथ। एसी परिपथ जिसमें केवल आर हो, आर यानी हम वास्तव में आर परिपथ पढ़ रहे हैं, आर परिपथ पढ़ रहे हैं, है ना। या एसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध, इसको आप ओमीय प्रतिरोध बोल देना, ठीक है ना। एसी परिपथ जिसमें केवल आर हो, इसी को हम बोलेंगे आर परिपथ। हम पहले इसको स्टडी कर रहे हैं, बच्चों, किसको स्टडी कर रहे हैं बच्चों, आर परिपथ को। बात समझ में आ रही है ना। तो आर परिपथ को हमें कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें निकाला, आपको क्वेश्चन आएगा कि एसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो में
धारा और वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए, धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए और इसका फेजर रेट बनाइए। इतनी चीजें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसका वर्णन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम एक एसी परिपथ बनाएंगे। सबसे पहले इस टाइप से बना देते हैं यहाँ पर। जो मैंने इस टाइप से अपना एक परिपथ यहाँ पर बना करके रख लिया, एक अपना परिपथ मैंने यहाँ पर बना करके रख लिया, ठीक है ना। अब इसके बीच में जो बोलता है मैं इसको भी लिख देता हूँ या भी आर भी लिख देता हूँ, क्योंकि अब एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, एसी परिपथ में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं बनाना पड़ता बच्चों, ऐसा एक करंट का डायरेक्शन नहीं बनाना है। हम किसके पहले जो परिपथ बनाते उसमें एक करंट का डायरेक्शन बना देते थे, ये नहीं बनाना है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती होती है ना, उसकी दिशा तो हर क्षण बदलती है, इसलिए आपको इसमें एरो नहीं बनाना है इसका, नहीं तो वो डीसी परिपथ में आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही बना देना, ठीक है ना। इसको कहेंगे विशुद्ध आर परिपथ, इसको क्या कहेंगे हम, विशुद्ध आर परिपथ। अब देखो हम इसके बारे में लिखना क्या है। सबसे पहले लिखेंगे कि चित्र में एक विशुद्ध आर परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें एक ओम में विद्युत आर को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। अभी अकेला है तो चाहे श्रेणी बोल दो चाहे समांतर क्रम बोल दो, चूंकि मैं एक बार और मिस होंगी बता दूं, हम यहाँ पर टोटल श्रेणी परिपथ पढ़ेंगे। समांतर परिपथ भी होते हैं, समांतर, लेकिन हम समांतर परिपथ में पर्याप्त हो, जब मैंने अभी नाम लिखे थे तो श्रेणी एल आर परिपथ, श्रेणी सी आर परिपथ, श्रेणी एल सी परिपथ, श्रेणी एल सी आर परिपथ, हमें श्रेणी क्रम वाले पढ़ने, हमारे कोर्स में श्रेणी क्रम वाले। समांतर वाले भी होते हैं, समांतर सी आर परिपथ, समांतर एल आर परिपथ, ये परिपथ आप उच्च क्लासों में पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में। यहाँ पर हमारे केवल कौन से पढ़ने हैं, श्रेणी वाले, ठीक है ना, सीरीज। तो चित्र में एक ऐसी परिपथ प्रदर्शित जिसमें ओम में प्रयुक्त आर को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है ना। माना किसी क्षण टी पर, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। बी, इससे जो वोल्टेज का आरोपित हो रहा है ना, उस वोल्टता को बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, माना किसी क्षण टी पर वोल्टता को इस समीकरण से प्रदर्शित किया जा रहा है। बी इक्वल माने इसके द्वारा इसके स्तरों पर आरोपित वोल्टेज है, वोल्टता है किसी क्षण, तो हर क्षण बदलेगी, तो वो क्या है, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना। यदि इस क्षण, जिस क्षण मैंने ये वोल्टेज लगाया है, यदि इस क्षण इस ओमीय प्रतिरोध में बहने वाली धारा आई हो, इस क्षण टी पर, क्योंकि वो बार बार बदलेगी, प्रत्यावर्ती धारा है ना, किसी भी टाइम पर कांस्टेंट थोड़ी होगी, हर टाइम पर वो बदलेगी, अभी कुछ और, अगली क्षण कुछ और, अगली क्षण कुछ और हो जाएगी। तो मान लो किसी क्षण है इसमें बहने वाली धारा जो आर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए आई है, तब आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई बराबर हम जानते होता है वी बटे आर, आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर होता है, तो आई बराबर वी बटे आर। अब वी की जगह पे वी का मान लिखो, वी का मान क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वी नॉट अपॉन आर जो है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वी नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख देता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा। अब वी नॉट अपॉन आर, इसको मैं मान लेता हूँ आई नॉट, वी बटे आर बराबर आई, वी नॉट अपॉन आर इक्वल टू आई नॉट, तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये आ गया हमारा आई की वैल्यू है, इसको दे दो सेकंड है, ठीक है ना, इसको दे दिया मैंने सेकंड। देखिए जो एसी परिपथ होता है जिसमें केवल आर हो, विशुद्ध आर परिपथ में वोल्टता का इक्वेशन अगर मैंने v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिया, तो करंट का इक्वेशन क्या मिला, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इसकी कला है ओमेगा टी, यहाँ पर इसकी कला है ओमेगा टी, इनका अंतर निकालो, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि विशुद्ध आर परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर शून्य होता है, इसी को कलांतर बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हमने जाना यहाँ पर कि विशुद्ध आर परिपथ में, माने ऐसा परिपथ जिसमें केवल आर हो, केवलों में पद जुड़ा हो, उसमें भी और आई के बीच कलांतर शून्य होता है, अर्थात भी और आई दोनों समान कला में होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। क्लियर होगी ना बात,
दोनों कैसे होते हैं? समान कला में होते हैं। किसमें? विशुद्ध आर परिपथ में, ठीक है ना। विशुद्ध आर परिपथ में आपसे कोई पूछे कि बताइए धारा का आयाम कितना होता है, तो इसका धारा का आयाम इतना होता है V0/R, धारा का आयाम। तो अगर आपसे पहली बात का कलांतर पूछे, कलांतर, तो कलांतर कितना है यहाँ पर? यहाँ पर कलांतर है 0। विशुद्ध आर परिपथ में धारा वोल्टेज कलांतर क्या होता है? 0 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे इसमें धारा का शिखर मान कितना होता है, शिखर मान, धारा का शिखर मान आयाम होता है I0 = V0/R, ये धारा का शिखर मान होता है, ठीक है, धारा का शिखर मान होता है। तो शिखर मान पूछा जाता है, कलांतर पूछा जाता है, ठीक है ना। और अगर प्रतिरोध तो आर ही माना जाएगा जो आपको दिया हुआ है। अब मैं इसके बता रहा हूँ फेजर, अब मैं इसको बता रहा हूँ फेजर, है ना। तो कला आरेख और फेजर मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमने देखा कि आर परिपथ में हमारे पास V की वैल्यू मिली है V0 sin ωt और I की वैल्यू मिली हमारे पास I0 sin ωt, इसके बीच में कोई कलांतर नहीं है, ठीक है ना। ये मिला हमारे पास आर परिपथ में। अब अगर मैं पहले इन दोनों का क्या खींच देता हूँ, पहले इन दोनों का मैं खींच देता हूँ कलांतर आरेख, है ना। तो इसमें जो कलांतर आरेख हम इसको खींचेंगे, ध्यान देना मैंने ऐसे आपको। अब पहले मैंने इसमें वोल्ट का ली था, तो मैं ऊपर वाले को मान लेता हूँ कि V का है और ये नीचे वाला मान लेते हैं I का है, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा हमारा इनके बीच में क्या, इनके बीच में क्या कहलाएगा, यहाँ पर आपको लिखना है V0, यहाँ पर लिखना है आपको किसके सामने I0, जैसे यहाँ पर ये I वाला है तो यहाँ पर लिखना है आपको I0, यहाँ पर लिखना है आपको इसके सामने, ठीक है ना। यहाँ पर I या V लिया था, उस पर टाइम T लिया जाता है। अब इसका बनाना है फेजर, तो फेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, आपको तो एक लाइन बना देनी है। तो ये V को बताएगा और ये बताएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा V वेक्टर हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, I वेक्टर हो गया। और यहाँ पर आपको बना देना है ओमेगा टी, बस ये बना गया। तो ये कह रहा है कि हमारा फेजर, ये क्या है हमारा फेजर, तो ये फेजर आरेख बन गया V और I के बीच में, ठीक है ना। हम आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा V0 और यहाँ पर क्या लिखा होगा I0। हम जानते हैं कि शिखर मान को बताते हैं। तो ये हमारे पास बन गया फेजर, फेजर है, फेजर है। क्लियर है बात, क्लियर है बात ना, क्लियर, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया फेजर और ये बन गया हमारा इनका कलांतर आरेख, ठीक, या टाइम के साथ इनका ग्राफ। तो ये हमारा आर परिपथ पूरा हो गया। तो आर परिपथ में हमने देखा कि आरोपित वोल्टता का समीकरण यदि V = V0 sin ωt हो तो उसमें फ्लो करंट का इक्वेशन होता है I = I0 sin ωt। इस प्रकार दोनों समान कला में होते हैं तो कलांतर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, विशुद्ध आर परिपथ में V और I समान कला में होते हैं। ये देखो एक साथ अधिकतम, एक साथ 0, एक साथ दूसरी दिशा में अधिकतम, फिर एक साथ 0 हो गए, तो इनका काम एक साथ चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। एक और बात मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, ध्यान रखना है कि जो आर परिपथ होता है, सिर्फ ये आर 7 में से केवल आर के साथ है ऐसा, ये जो आर परिपथ होता है ये एसी और डीसी दोनों के लिए एक सा व्यवहार करता है। ये आपको ध्यान रखना है, आर परिपथ के बारे में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो आर परिपथ होता है, आर परिपथ यह है आर परिपथ, विशुद्ध आर परिपथ, आर परिपथ जो होता है ये क्या करता है, एसी तथा डीसी दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, दोनों के साथ समान व्यवहार करता है। आपसे पूछा जाता है समान व्यवहार करता है, ठीक है ना। कौन, आर परिपथ। माने यदि किसी परिपथ में केवल ओम प्रतिरोध उपस्थित है तो चाहे उसको अब एसी स्रोत के साथ जोड़े चाहे डीसी स्रोत के साथ जोड़े, वो एक सा व्यवहार करेगा। साथ में केवल यही है बस, और ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जान लिया किस चीज के लिए, विशुद्ध आर परिपथ के लिए। तो विशुद्ध आर परिपथ में कितनी बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखना है दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात इसमें V और I के बीच कलांतर नहीं होता है। इसमें धारा का शिखर V0/R होता है। दूसरी बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीसरी बात ध्यान रखना है कि ये दोनों के साथ एक साथ व्यवहार करते हैं, चाहे एसी हो और चाहे डीसी सोर्स हो, किसी के साथ भी जोड़ो उसके दोनों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ आपको एसी परिपथ जिसमें केवल सी, केवल क्या हो, सी, संधात सी हो या सी हो।
माने हम अब सी परिपथ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हम कहते हैं सी परिपथ, ठीक है ना। सी परिपथ के बारे में पढ़ रहे हैं। सी परिपथ मतलब जिसमें क्या जोड़ा है, केवल विशुद्ध संधारित्र, एसी प्रयोग जिसमें केवल विशुद्ध संधारित्र। अब समय में क्या क्या निकालना है, वही काम निकालना है। वोल्टेज का लेकर चलेंगे, धारा का मान निकालना है, शिखर मान निकालना है, और इसके बाद हमें कलांतर निकालना है, और फिर फिगर बनाना है, ठीक है ना। तेजी में इतना वर्णन करना है। सबसे पहले हम इसको बना देते हैं। तो ये मैंने सी परिपथ बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, सी परिपथ बना दिया, ठीक है ना। आप इसको समझ गए होंगे। ये हमारा एसी स्रोत हो गया, और ये हमारा संधारित्र सी हो गया, ठीक है ना। अब इसके दोनों पर जो वोल्टता होगी वो हमारी भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने सी परिपथ बना दिया। सबको क्लियर हो गया, हो गया, हो गया। अब इसका हम वर्णन करना चालू करते हैं। किसके बारे में क्या लिखना है, आप लिखेंगे कि चित्र में विशुद्ध सी परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें एक संधारित्र, सी धारिता वाले संधारित्र को एक एसी स्रोत के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। किसी क्षण टी पर, किसी क्षण टी पर स्रोत द्वारा आरोपित वोल्टता या वोल्टेज निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एक को अपन ले लेते हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी क्षण टी पर वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, संधारित्र करता क्या है, आपको याद होगा संधारित्र तो आवेश का संचय करता है, चार्ज हो जाता है। संधारित्र हम पढ़ चुके हैं, संधारित्र के बारे में। तो चार्ज हो जाता है, इसमें करंट थोड़ी फ्लो करता है, तो चार्ज हो जाता है अपने आप में, आवेश को संचित कर देता है। आवेश संचय की ये युक्ति है, कहना चाहिए, ठीक है। तो माना किसी क्षण संधारित्र में प्राप्त आवेश, संधारित्र में संचित आवेश मान लीजिए क्यू है, मान लीजिए क्यू है, तो क्यू बराबर क्या होगा, सी इंटू वी, हम पढ़ चुके हैं ना। इक्वल टू क्या होगा, सी, भाई हम जानते हैं सी बराबर होता है क्यू बटा वी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू वी हो जाएगा। वेरी गुड, सी इंटू वी। अभी का मान लिख दो, ठीक है ना, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो v का मान क्या आ जाएगा, q इक्वल टू सी इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने v का यहाँ पर मान लिख दिया, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको क्लियर हो गया, c इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें याद रखना c कांस्टेंट है, क्योंकि धारिता तो बदलेगी नहीं। अच्छा, धारिता वाला याद रखें, दो प्रकार के संधारित्र बताए थे, एक ए वाला और एक ए वाला। तो इसको बोलते हैं अचार धारिता का संधारित्र, इसको बोलते हैं परिवर्तित धारिता का संधारित्र। तो यहाँ पर सी कांस्टेंट हो गया, और वी नॉट भी यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब माना किसी क्षण पर परिपथ में बहने वाली धारा आई है, तब धारा आई के सूत्र क्या हो, आई बराबर होगा डी क्यू अपन डी टी, बिल्कुल सही। अब इसमें परिवर्तन दर को धारा कहते हैं, क्योंकि हमें तात्क्षणिक धारा निकालनी है, तो हम यहाँ पर अवकलन करेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा डी क्यू अपन डी टी। अब डी अपॉन डी टी, अब यहाँ पे क्यू का मान लिख देते हैं, क्यू का मान क्या है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप याद करो, अभी मैं बातों बातों में बता रहा था कि सी यहाँ पर कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, इनको बाहर कर देंगे, और किसका अवकलन करेंगे, साइन ओमेगा टी का करेंगे, बिल्कुल सही है। साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, सी वी नॉट इसका होगा माइनस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या रखना, साइन थीटा का अवकलन होता है, यानी कि साइन एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन ओमेगा टी का होगा माइनस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। पहले साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और ओमेगा टी का ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है बात सभी को, क्लियर है बात। साइन का अवकलन क्या होगा, माइनस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन का, हाँ ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पर निकल करके आएगा। तो ये आप इसको समझ गए होगी कि ये साइन थीटा का, साइन का अवकलन, साइन का कॉस प्लस में होगा, सॉरी सॉरी फॉर दैट, साइन का होता है कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन, है ना, ये होता है। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होगा ओमेगा, तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अब इसको मिला लेते हैं, तो आ जाएगा सी वी नॉट इंटू ओमेगा, और एक कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ध्यान देना बच्चों, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ सी वी नॉट ओमेगा, इसको मैं लिख देता हूँ साइन, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, ठीक है,
ऐसा लिख सकते हैं इसको? हाँ लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्यों? ऐसे क्योंकि साइन 90 धन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है नहीं होता है? होता है। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैंने इसको दिया साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ सी वी नॉट इंटू ओमेगा साइन, और मैं ओमेगा टी को आगे लिख देता हूँ और पाई बाई 2 को बगल में लिख देता हूँ। तो ये बन गया हमारा धारा का समीकरण। तो संधारित्र माने सी परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण ये होता है। अब मैं सी वी नॉट इंटू ओमेगा, इसको मैं मान लेता हूँ आई नॉट, है ना, ये आई नॉट है, माना सी वी नॉट इंटू ओमेगा, इसको मैं क्या लूंगा? आई नॉट। तो आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इक्वेशन 2। ये है हमारे पास विशुद्ध सी परिपथ में बहने वाली धारा का सूत्र। विशुद्ध सी परिपथ, जो विशुद्ध सी परिपथ होता है उसमें किसी क्षण टी पर बहने वाली धारा का समीकरण होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और उसमें आर रुपये वोल्टता का समीकरण होता है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत चीजें जानने की हैं, जरा ध्यान से सुनना। मैं फिर से इसको एक बार डिवाइड कर देता हूँ। चित्र में मैं एक संधारित्र सी को, जिसकी धारिता भी सी है, सी धारिता वाले संधारित्र को एसी स्रोत के साथ जोड़ा गया है। किसी स्रोत द्वारा आरोपित वोल्टता का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मान लीजिए किसी क्षण टी पर इसमें संचित आवेश क्यू है, तो क्यू बराबर होगा सी इंटू वी। अब समीकरण से वी का मान लिख दो, तो क्यू बराबर सी इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्यू का मान आ गया, लेकिन हमें तो आई चाहिए, इसमें धारा कितनी होगी? तो किसी क्षण मान लें इसमें प्रवाहित धारा आई है, तो आई बराबर होगा डी क्यू अपन डी टी, तात्कालिक धारा का सूत्र हो जाएगा। क्यू की वैल्यू लिखी है अपन ने सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली। अब सी और वी नॉट एक कांस्टेंट होंगे, ये शिखर मान है, बदलता नहीं, और ये धारिता ये भी नहीं बदलेगी, अच्छा धारिता ली अपन ने, तो सी वी नॉट बाहर कर दिया, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। साइन का अवकलन होता है कॉस, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा, तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर सी वी नॉट ओमेगा, अभी कोस को मैंने साइन में बदल दिया, क्योंकि हमारे जो धारा वो वोल्टेज के समीकरण उसमें साइन आता है, तो मैंने इसको लिख दिया साइन, और मैं इसको 90 धन थीटा, साइन 90 धन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो 90 को लिखते हैं पाई बाई टी रेडियन में, तो साइन पाई बाई टी प्लस ओमेगा टी। अब मैंने इसको बदल के लिख दिया, क्रम विनिमय कर दिया, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी हो गया। अब सी वी नॉट ओमेगा को मैंने आई नॉट मान लिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास विशुद्ध सी परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण। तो विशुद्ध सी परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण होता है बच्चों आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी। क्लियर हो गया बात? हाँ क्लियर हो गई, ठीक है ना। यहाँ से इतना तो आप निकाल ही देंगे, ये होता है। अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ ये कैसे निकालेंगे, आप जानते। अब मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो सी परिपथ में हमें बहने वाली धारा का सूत्र क्या मिला? क्या मिला हमारे इसका सूत्र? इसका सूत्र मिला आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये मिला, ठीक है ना। और आई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? आई नॉट की वैल्यू है सी वी नॉट इंटू ओमेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास इसके सूत्र है ना, यहाँ आई नॉट की वैल्यू इतनी। चलिए हमारे लिए मिला, तो इतना तो आप जान ही गए होंगे, इतना तो आप जान ही गए होंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इससे मैं क्या बोला, सबसे पहले हम निकालते हैं कलांतर। कलांतर सबसे पहले हम निकालते हैं सी परिपथ का कलांतर। अब आप देखो जरा कलांतर, यहाँ इसकी कला है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसकी कला है ओमेगा, तो अंतर निकालो, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी आंसर कितना आ गया? पाई बाई 2 आ गया, नहीं आया? तो सी परिपथ में जरा ध्यान से सुनना, अभी ये जगह आपको हमेशा याद रखना है, विशुद्ध सी परिपथ में V और I के बीच पाई बाई 2 का अंतर होता है। पाई बाई 2 या इसी को बोलेंगे 90 अंश, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे 90 अंश। तो क्या देखा हमने कि विशुद्ध सी परिपथ में, मतलब ऐसा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र यानी कि धारिता लगी हो, केवल धारिता लगी हो, उस परिपथ में V और I के बीच में पाई बाई 2 का कलांतर होता है, 90 अंश का कलांतर हो, ध्यान रखना। अब 90 का कलांतर होता है, कलांतर समझ में आ गया। तो किसकी कला आगे होती है, कौन पीछे होता है? तो देखो इसके साथ प्लस पाई बाई 2 लिखा है धारा के साथ, इसका मतलब हुआ धारा यानी कि आई भी से अग्रगामी होता है, यानी कि प्रसिद्ध सी परिपथ में धारा वोल्टता से कला में पाई बटे 2 रेडियन कोण या 90 अंश से अग्रगामी होती है। ये ध्यान रखना, अग्रगामी माने भी जो होता है, सॉरी आई कोमा भी से पाई बटे 2 या 90 अंश से
अग्रगामी होती है, अग्रगामी, अग्रगामी माने आगे होती है, अग्रगामी होती है। किसमें किसमें? सी परिपथ में, सी परिपथ की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सी परिपथ में जो धारा होती है, तात्क्षणिक धारा, वह है वोल्टता यानी वोल्टेज की कला में π/2 रेडियन या 90 अंश से अग्रगामी होती है। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसलिए इस समीकरण में इस परिपथ में बहने वाली धारा का इक्वेशन होगा v = v नॉट sin ओमेगा t और I का होगा I नॉट sin ओमेगा t प्लस π/2। ये कैसे होती है हम सिद्ध कर चुके हैं इसको। तो कलांतर समझ में आ गया, कितना कलांतर होता है सी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच? π/2 का। अब अग्रगामी का मतलब क्या होगा? अग्रगामी का मतलब हुआ कि जो सी परिपथ होता है इसमें धारा वोल्टेज से पहले अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगी और वोल्टेज से पहले शून्य हो जाएगी। माने जैसे ही आप उसमें वोल्टेज लगाओगे तो वोल्टेज का मान जब अधिकतम होगा तब इसका मान नहीं होगा अधिकतम, और जब इसका मान अधिकतम होगा तब इसका मान नहीं होगा अधिकतम, यानी कि ये दोनों समान कला नहीं होंगे, अलग अलग चलेंगे। अब 90 अंश अग्रगामी होगा। अब ये कैसा 90 अंश अग्रगामी होगा अभी बताते हैं आपको। अब अगर इसका पहले शिखर मान और निकाल देते हैं, इसका शिखर मान का सूत्र क्या होता है? कलांतर हो गया शिखर मान। इसमें शिखर मान कितना होता है जल्दी बताओ मुझे। इसका शिखर मान होता है I नॉट इक्वल टू सी वी नॉट इंटू ओमेगा, ये इसके शिखर मान का सूत्र है। माने सी परिपथ में अगर आपसे कोई पूछे कि धारा का आयाम कितना होता है, फटाफट बोल देना है I नॉट इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, इतना होता है आयाम होता है, ठीक है ना, इतना होता है। ठीक, अब मैं जरा इसके काम करता हूँ, इसमें वी नॉट इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है ना, वी नॉट को इसके नीचे ले आता हूँ। तो I नॉट अपन, अब मैं जो निकाल रहा हूँ नीचे ले आता हूँ, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं क्या निकाल रहा हूँ। अब मैं निकाल रहा हूँ इसकी प्रतिबाधा, क्या निकाल रहा हूँ मैं इसकी क्या निकाल रहा हूँ? प्रतिघात निकाल रहा हूँ, प्रतिघात निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई नॉट इक्वल टू मेरे पास है, आई नॉट इक्वल टू है सी वी नॉट इंटू ओमेगा। आई नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास? सी वी नॉट इंटू ओमेगा। अब एक काम करते हैं, वी नॉट क्या ले आते हैं, तो आई नॉट अपॉन वी नॉट इक्वल टू सी इंटू ओमेगा, या मैं इसको व्युत्क्रम कर देता हूँ, व्युत्क्रम कर दो, वी नॉट अपॉन आई नॉट, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू ओमेगा, या ओमेगा सी अच्छे से याद रहता है तो 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वी नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन ओमेगा। अब वी अपॉन आई को अपन क्या बोलते थे, याद करो, याद करो, प्रतिरोध का सूत्र है, नहीं है, वी बटे आई बराबर आर, वी बटे आई बराबर आर। तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, क्योंकि वी नॉट अपॉन आई नॉट इसको मुझे मिलता है, उसको मुझे बोलना है एक्स सी, इसको बोलते हैं धारिता प्रतिघात। तो एक्स सी बराबर सूत्र बन गया 1 अपॉन ओमेगा सी, ये हमारे पास इसमें प्रतिघात का सूत्र बन गया, प्रतिघात। तो एसी परिपथ की प्रतिघात क्या होती है? एसी परिपथ की, सॉरी सी परिपथ की, सी परिपथ की प्रतिघात होती है एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो मुझे एक्स सी यानी कि इसको बोलते हैं धारिता प्रतिघात, क्या बोलते हैं इसको अपन? धारिता प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात। तो सी परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होता है उसको हम प्रतिघात या मैं धारिता प्रतिघात बोलते हैं, संधारित्रीय प्रतिघात बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रतिघात होता है, कलांतर होता है π/2, शिखर मान होता है सी वी नॉट ओमेगा, प्रतिघात होती है इसकी एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। कैसे निकाला? ये निकाला, आई नॉट को बटे में दिया, दोनों का व्युत्क्रम कर दिया तो 1 अपॉन ओमेगा सी मिलेगा, और 1 अपॉन ओमेगा वी अपॉन आई बराबर आर होता है, एक्स सी लिख दिया। तो यहाँ पर आर ना लिख करके एक्स सी लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। क्यों लिखेंगे एक्स सी? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यदि किसी परिपथ में सी या एल हो तो उसके प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर ना लिख करके एक्स लिखेंगे, ठीक। तो जी हमारे पास आ गया इसकी प्रतिघात का सूत्र, कितना समझ में आ गया? हाँ आ गया होगा, शिखर मान आ गया होगा। अब अपन आते हैं इसके फेजर पर, ठीक है ना, फेजर ऑफ करंट, ठीक है ना, फेजर। ये सूत्र याद रखना, एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें? 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका बहुत सारी व्याख्या करनी है क्योंकि हमें अभी इसके बहुत सारी व्याख्या करनी है। किसकी व्याख्या करनी है हमारे लिए? बहुत सारी, किसकी व्याख्या करने वाली? बहुत सारी। हाँ, अपन इसका अपन खींचते हैं वो कलांतर आ रही, सॉरी कला आ रही, ठीक है ना, सी परिपथ का कौन सा आ रही? कला आ रही। तो कला आ रही का अपन सी परिपथ का खींचेंगे तो कैसा आएगा? कैसा आएगा? तो देखिए कैसा आएगा। कला आ रही के लिए हमारे पास वहां पर दिशा में, चूंकि हमें इसका घूर्णन एक प्रकार से लेना है, तो ये हमारे पास इसका कला आ रही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। धारा आगे है, धारा ग्रामी है, तो मैंने ये पहले वोल्टेज का बना दिया, ये हमारा भी वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है।
अब ये वाला एंगल अपन ले लेते हैं ओमेगा टी, ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान देना, ओमेगा टी है ना, ये हमारा हो गया ओमेगा टी। तो ये काय का ये हमारा क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये किसको बता रहा है, ये कौन सा वोल्ट का फेजर, इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट का फेजर, ठीक है ना। और यहाँ से मैं यहाँ पर अगर प्रक्षेपण ले लूँ तो ये हमारा v को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, v। अब I चाहिए मुझे, तो I हमें पता है, इससे 90 अंश आ गया, तो यहाँ से 90 अंश के कोण पाए, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाओ, तो 90 अंश का कोण बना करके मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ध्यान दे रहे आप, दे रहे होगे ध्यान। ए वाला एंगल मैंने ले लिया 90 अंश यानी कि π/2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस π/2, तो इसको मुझे लिख देना है I, ये बन गया I। ये बन गया है विशुद्ध देशी परिपथ में फेजर बन गया, फेजर, फेजर आरेख क्या बना है इसका, फेजर आरेख कैसा बना हमारे पास इसका, समझ आया, आ गया होगा, ठीक है ना। इसको लिख देना है I वेक्टर, इसको V वेक्टर। तो पहले मैंने V बनाया, तो V के सूत्र क्या था याद करो, V का सूत्र था V0 इंटू साइन ओमेगा टी, ये था ना। तो मैंने ओमेगा टी एंगल ले लिया सबके साथ, ठीक। और I का सूत्र क्या था, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, π/2 मतलब 90, तो मुझे इसमें π/2 जोड़ना है, तो यहाँ से मैंने 90 का कोण बनाती है, तो ये बन गया हमारा धारा फेजर, और ये बन गया वोल्ट का फेजर। यहाँ से मैं लंब डालूं तो आयाम को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना, जिसके आयाम को प्रदर्शित करेगा, I0 को प्रदर्शित करेगा कि I0 यहाँ, ठीक। तो ये हमारे पास बन गया फेजर। तो ये किसका फेजर बन गया हमारा, सी परिपथ। सी परिपथ में V और I के बीच का कला संबंधक आरेख है, कला संबंधक फेजर, फेजर। अब मुझे बनाना है क्या, अब मुझे बनाना है क्या, अब मुझे बनाना है इनके बीच का ग्राफ, V और I का मुझे ग्राफ बनाना है, V और I का ग्राफ। पहले मैं वोल्ट कर लेता, ये वोल्टेज है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वोल्ट का है, तो इसको मैं लिख देता हूँ तथापि वोल्टेज V का बन जाएगा। लेकिन जब I का बनाएंगे अब थोड़ा सा दिक्कत है, I का जब आप बनाओ तो कैसा बना, देखो यहाँ से शुरू करना है, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से शुरू करना, I का शुरू कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, ऐसा क्यों कर रहा हूं। एक्चुअली में हमने क्या देखा कि I का सूत्र था I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये सूत्र था। इसका मतलब हुआ कि ये I V से अग्रगामी है, V का सूत्र था V0 साइन ओमेगा टी। तो जब इसका मान 0 होगा वोल्टेज का, तब इसका मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो यहाँ पर आपको लिख देना है कि ये है I का ग्राफ। तो ये अधिकतम मान को देखो, ये वोल्टेज यहाँ पर 0 है, लेकिन I यहाँ पर अधिकतम है। इस अक्ष पर अपन क्या लेते हैं, इनके आयाम या ताक्षणिक मान को लेते हैं इस अक्ष पर। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जरा t की वैल्यू 0 लो, तो t की वैल्यू 0 लेंगे 0 टाइम पर, देखो t बराबर 0 पर, तो v का मान क्या होगा, V0 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर 0 आ गया। तो 0 टाइम पर ये तो 0 होगा, तो यहाँ पर आ गया, ये 0 है। लेकिन I की वैल्यू क्या होगी, जरा यहाँ पर 0 रखो, तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा, लेकिन ये π/2 तो बचेगा, ध्यान दो। अच्छा, क्या जगह I0 साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस π/2, तो ओमेगा इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो वह जगह I0 इंटू साइन π/2, साइन π/2 में 90 अंश का मान 1 होता है, तो I0 इंटू 1 यानी कि I0 आया। तो हमने क्या देखा कि 0 टाइम पर प्रारंभ में I की वैल्यू तो है वो I0 और V की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर है वो V और ये है वो I0, I0। अब क्या होगा, जैसे ही I 0 होगा तैसे V अधिकतम हो जाएगा। देखो जरा टाइम मिलाओ, टाइम मिलाओ, यहाँ पर भी I का जो ग्राफ है वो गिर करके कहाँ आ गया है, सच पर, यहाँ पर तो 0 लिखा है ना, यहाँ पर तो I यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन इस समय V का ग्राफ ऊपर है, तो V यहाँ पर V0 के बराबर है। बात समझ आ रही ना। तो मैं यही तो बोल रहा था आपसे क्या, कि विशुद्ध सी परिपथ में धारा वोल्टेज से पहले अपन अधिकतम मान को प्राप्त करती है और वोल्टेज से पहले 0 हो जाएगी, यानी कि जब धारा का मान अधिकतम होगा तब वोल्टेज 0 होगा, और जब वोल्टेज का मान 0 होगा, जब वोल्टेज का मान अधिकतम होगा तब धारा 0 होगी। इसमें उल्टा होता है, किसमें, सी परिपथ में। ध्यान रखना, सी परिपथ में क्या होता है कि धारा का मान जब अधिकतम होगा तब वोल्टेज का मान शून्य होगा, और जब वोल्टता का मान अधिकतम होगा तब धारा का मान शून्य होगा। ये कभी भी एक साथ अधिकतम या एक साथ न्यूनतम एक साथ 0 नहीं होते हैं कभी भी,
ना तो एक साथ शून्य होंगे ना एक साथ अधिकतम होंगे, ठीक है ना। धारा अग्रगामी होगी, धारा पहले अधिक होगी और वोल्टता बाद में अधिक होगी। तो इस प्रकार ये हमारा सी परिपथ हो गया, ठीक है ना। अब इस सी परिपथ में फेजर आरेख हो गया, कला आरेख हो गया हमारे पास, और शिखरमान वगैरह वगैरह हो गए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स इक्वल टू हमें सूत्र मिला था 1/ओमेगा सी। ध्यान देना, एक्स इक्वल टू क्या मिला था 1/ओमेगा सी। ये है वो काय का सूत्र है। अगर आपसे कोई पूछे काय का सूत्र है तो आपको बोलना है कि ये धारिता प्रतिघात का सूत्र है। तो धारिता प्रतिघात का सूत्र होता है एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी, लेकिन ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, न्यू माने आवृत्ति। तो एक्स का सूत्र एक और होता है 1/2 पाई न्यू इंटू सी, एक सूत्र ये भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो धारिता प्रतिघात का सूत्र हमारे पास, एक सूत्र हमें क्या मिला था धारिता प्रतिघात का 1/ओमेगा सी, दूसरा क्या मिला 1/2 पाई न्यू इंटू सी। अब जरा डीसी के साथ इसका व्यवहार करते हैं फॉर डीसी, डीसी के लिए। तो डीसी के लिए न्यू की वैल्यू 0 होती है, डीसी में आवृत्ति थोड़ी होती है, क्योंकि डीसी फ्रीक्वेंटाइल थोड़ी होती है, आवृत्ति होती नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीसी की आवृत्ति कितनी होती है डीसी, तो क्या बोलोगे बताओ मुझे। तो डीसी की आवृत्ति होती है बच्चों 0, डीसी की आवृत्ति कितनी होती है 0 होती है। और एसी की 50 हर्ट्ज, इसलिए कहना पड़ा था कि भारत में जो एसी दी जाती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो अगर मैं पूछूं न्यू की वैल्यू फॉर एसी इन इंडिया, भारत में न्यू की वैल्यू 50, लेकिन न्यू की डीसी के लिए न्यू की वैल्यू 0। अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूं तो एक्स कितना आएगा, एक्स सी, तो आ जाएगा 1/2 पाई इंटू 0 इंटू सी, तो बराबर 1/0, यानी कि इंफिनिटी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डीसी के लिए धारिता प्रतिघात का मान अनंत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बताएं तुम लोग, कैसे समझो इसको। डीसी के लिए, डीसी के लिए न्यू की वैल्यू क्या होती है, डीसी की न्यू की वैल्यू 0, तो एक्सी की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मतलब हुआ अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है। अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करना मतलब नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब हुआ कि जो संधारित्र होता है वह डीसी को रोकता है लेकिन एसी को जाने देता है। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। हाँ, कितनी गजब की बात है कि संधारित्र क्या करता है, डीसी को तो रोकता है किंतु एसी को जाने देता है। जो क्वेश्चन परीक्षा में आते ही आता है, वो पूछते हैं आपसे कि संधारित्र जो होता है वह डीसी को रोकता है किंतु एसी को जाने देता है, क्यों। तो आपको आंसर लिखना है कि एसी परिपथ में संधारित्र की जो प्रतिघात निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। फिर लिख देना ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, फिर लिख देना डीसी के लिए न्यू बराबर 0, इसलिए एक्सी बराबर इन्फिनिटी। तो आप लिख देंगे इस प्रकार डीसी के लिए प्रेरण प्रतिघात अनंत होती है, अर्थात इसी कारण यह डीसी को रोकता है किंतु एसी को जाने देता है, ठीक है ना। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर काफी है। कल हम बाकी के परिपथों पर अध्ययन करेंगे। आज हमारे 2 परिपथ हो गए, आर परिपथ और सी परिपथ, ठीक है। सभी को नमस्कार।